हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10 के वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में होगा, जिसका नाम है बहुलीकरण, साबुनीकरण, ओजोनीकरण। फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, एस्टरीकरण। फिर ये सब रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण क्या होता है? उच्च अणु भार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से निर्मित होते हैं बहुलक कहलाते हैं। तो जो यहाँ पे बहुलक है, इसका जो अणु भार होता है क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, अब ये क्या होते हैं? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने क्या लिया? एथीन लिया। अब एथीन का हम लोग हाई टेम्परेचर पे, ठीक, अधिक ऊष्मा और कम अधिक ऊष्मा पे जब हम लोग इसका क्या करवाते हैं? बहुलकीकरण। तो इससे क्या बनता है? पुनरावृत्ति इकाई बनता है। पुनरावृत्ति इकाई बनता है। अब इस पुनरावृत्ति इकाई से, जो कि क्या होती है, छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में पुनरावृत्ति इकाई ढेर सारे बनते हैं, और इन सभी को मिला के क्या होता है? एक वृहद अणु का निर्माण होता है। उस अणु भार वाले यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ठीक, तो और ये पूरा बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले एथीन ले लिए। तो एथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ कि जब इसका बहुलकीकरण करा दिए हम लोग, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो गया। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है कि एक कितने एकलक इकाई हम लोग यूज करें। तो NH2 जो है कितना यूज करें? ये 2, 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 आपको लिखा हुआ है ना, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो इसलिए कम से कम तो 2 कार्बन हमको तो लेना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बंध दिखाई दे रहा है। और कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 संयुक्ता कार्बन की होती है। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 संयुक्ता। तो कार्बन का साथ 4 संयुक्ता का मतलब क्या होगा कि कार्बन कितना बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, तो एक बंध इससे बना लिया, एक बंध इससे, एक बंध इससे, और ये वाला जो बंध है, ये जो बंध खाली दिख रहा है, ये वाला है। अब यहाँ पे कार्बन का देखिए एक हाइड्रोजन इससे बना लिया, एक हाइड्रोजन इससे, और ये जो खाली वाला बंध है इससे। ठीक, तो पहले तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था? डबल बॉन्ड था। अब यही डबल बॉन्ड टूटे, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटी, तो हर एक दोनों कार्बन की एक एक संयुक्ता क्या हो गई? कम हो गई। अब उसी के लिए यहाँ पे बॉन्ड क्या है? खाली है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरे अणु आके जुड़ सकते हैं, तो इसलिए इनका जो अणु भार हो जाता है क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे अणु आके जुड़ सकती है। कार्बन की श्रृंखला लंबी भी बन सकती है। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। तो यहाँ पे एथीन से पॉलीथीन बनने की जो प्रक्रिया है, एथिलीन क्या है? एकलक इकाई है, और पॉलीथीन क्या है? बहुलक। तो एकलक इकाई से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रिएक्शन, एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अम्ल और क्षार जो होता है, अम्ल और क्षार जो होता है उससे क्या बनता है? लवण बनता है। मतलब अम्ल क्या होते हैं? ऐसे ऐसे अणु या ऐसे मालिक्यूल जो कि क्या बोलते हैं? H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल। और क्षार क्या होता है? क्लास 10th में आप लोग जानते होंगे, सेकेंड चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण में आपको ही पढ़ना होता है। तो ऐसे मालिक्यूल जो कि H+ आयन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और जो OH- आयन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षार। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग क्या बनता है? लवण और पानी बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एक अम्ल ले लिया। यहाँ पर CH3COOH, यहाँ पे क्या है? एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और क्या है? C2H5OH, ये क्या है? दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे CH3COOH आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे CH3COO पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और H+ पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया? H+ देता है, इसका मतलब क्या हो गया? अम्ल हो गया। और एथिल अल्कोहल में क्या होता है? इस पर क्या आता है? OH- आता है। ठीक, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है, और इस पर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। ठीक, तो ये क्या हो गया? क्षार का एक तरीके से काम करेगा। तो अम्ल और क्षार से हम लोग क्या बनाते हैं? लवण बनता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं?
एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से करवाते हैं या एल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पर CH3COO माइनस हो गया और ये क्या है प्लस। तो ये वाला जो ग्रुप है ये किस पर अटैक करता है, इस माइनस वाले पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COO, ठीक, ये माइनस है और ये क्या है प्लस। तो ये C2H5 क्या होता है, इससे आके अटैच हो जाता है और यहाँ पे फिर क्या है H प्लस है और यहाँ पे OH माइनस है। तो OH माइनस इसके साथ अटैक करेगा तो ये क्या बनता है, यहाँ से पानी बनता है। तो जैसे ठीक जिस प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर एसिटिक अम्ल, और एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक, और क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर एस्टर का निर्माण हो गया CH3COO C2H5, ये क्या है, एस्टर है। तो इस एस्टर के निर्माण की वजह से इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल एसिटिक अम्ल या एल्कोहल ही इस प्रकार का अभिक्रिया नहीं देता, यहाँ पर और ऐसे दूसरे रिएक्शन भी होते हैं जो कि देते हैं, लेकिन क्लास 10 के लिए केवल यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर एस्टरीकरण बोर्ड में आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से कराते तो एस्टर का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। अब हम लोग तीसरे रिएक्शन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें पानी की मात्रा कम होगी, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी की मात्रा कम होगी तो इसलिए इसको सांद्र बोल रहे हैं। कि उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर मेथिलेमीन बनता है। मेथिलेमीन क्या है, प्राइमरी एमीन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। अब इस बात को समझो, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या है यहाँ पर CH3COOH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। अब इसका अभिक्रिया हम लोग किससे करवा दिए, N3H, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल। अब इससे जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर मेथिलेमीन CH3NH2। अब देखो यहाँ पे CH3, मान लो कार्बन कितना है, 2 कार्बन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो CH3 हमने यहाँ से ले लिया और एक N ले लिया और ये दोनों क्या ले लिए, हमने हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ पर जो ये दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को हमने ले लिया, ठीक, और फिर क्या ले लिया, एक नाइट्रोजन को। तो CH3 यहाँ से हमने लिया था और एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन को ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, मेथिलेमीन बन गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि CO2, यहाँ पे COO दिख रहा होगा, तो CO2 ले लिए तो कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन क्या हो गया, बच गया। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन क्या हो गया, बच गया, ठीक। तो अब ये पूरी अभिक्रिया होती कैसे, इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, इस चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक। ये पूरी अभिक्रिया आखिरकार होती कैसी है, ठीक। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक। तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, N और H। तो N क्या है, 3 ठो N है, मतलब 3 N है यहाँ पर, और एक क्या है, मान लो कि तीनों N आपके किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक, मान लो ऐसे जुड़े हुए हैं N, ठीक। तो अब मान लो क्या हुआ कि इस पर क्या है, प्लस चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज, इस हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर क्या है, प्लस चार्ज। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इस पर क्या है, माइनस चार्ज, इस वाले नाइट्रोजन पर क्या है, माइनस चार्ज। अब इस पर माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इस पर क्या है, प्लस चार्ज। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो N और N ये दोनों क्या है, अपने अंदर ये माइनस है। तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है, ये माइनस कहाँ पर जाएगा, ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये इसके साथ इस वाली नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और यहाँ से N और N मिलके क्या बनेगा, N2 का निर्माण होगा, N2 का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो N है इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पर भी क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, NH2 का निर्माण। अब यहाँ पे C डबल
O दिख रहा है, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया से बनता है क्या बनेगा, मेथिलेमिन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और नाइट्रोजन भी गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट केवल बचेगा क्या, वो रहेगा मेथिलेमिन। ठीक, ये थी स्मिथ अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं चौथे रिएक्शन को। अब हम लोग देखेंगे साबुन तथा साबुनीकरण के बारे में। तो यहाँ पे साबुन क्या होता है, अधिक अणु भार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो जो साबुन का अणु भार होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, ये चारों चीज़ आपको दिख रही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। तो इनका जो अणु भार इतनी अधिक एटम होने के कारण यहाँ पे कार्बन आपको 17 दिख रहा है, हाइड्रोजन का अणु 35 दिख रहा है, फिर 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, फिर सोडियम दिख रही है। तो इनका जो अणु भार होता है बहुत अधिक होता है। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन और 2 ऑक्सीजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे उदाहरण अगर हम लोग तो CH3COO, तो एक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो, इस पर क्या आता है माइनस चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर आता है क्या, प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप आपको दिख रहा होगा, C17H35। ठीक, C17H35 COO माइनस। तो ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो C17H35, देखो यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन कितना दिख रहा है, 17 कार्बन। तो इसका जो अणु भार हो गया बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, अब सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम दिख रहा है और पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, एक अम्ल होते हैं। जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये धातु होते हैं एक प्रकार के। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके कठोर साबुन और मृदु साबुन बनाते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे सोडियम स्टीरेट क्या है, कठोर साबुन है, और पोटेशियम स्टीरेट क्या है, मृदु साबुन है। तो यहाँ पे कठोर साबुन क्यों सोडियम स्टीरेट को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम होता है, इसका जो परमाणु संख्या, मतलब जो परमाणु भार होता है, ये क्या होता है, पोटेशियम से कम होता है। तो यहाँ पे परमाणु भार कम होने का मतलब क्या होगा कि जो सोडियम की इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से नाभिक में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और जो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जो पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सोडियम से भी अधिक। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हमारा कठोर साबुन देता है, और जो पोटेशियम स्टीरेट है क्या होता है, मृदु साबुन देता है। तो अगर कठोर साबुन का कोई नाम पूछे तो सोडियम स्टीरेट बताएंगे, और मृदु साबुन का नाम पूछेगा तो पोटेशियम स्टीरेट आपको बताना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ पे साबुनीकरण अभिक्रिया में देखिए तो वनस्पति तेल, जैसे तिल का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, तथा वसा के साथ क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। तो वनस्पति तेल तो आप लोग सीधे सीधे जानते होंगे। अब यहाँ पे क्षार का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, ऐसे यौगिक या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे तत्व जिसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस। यहाँ पे OH आपको दिख रहा होगा दोनों में। तो यहाँ से अगर OH माइनस, चूँकि सोडियम क्या है, एक धातु है, तो यहाँ पर सोडियम पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आता है, क्योंकि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पे पोटेशियम पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ठीक, तो जो सोडियम होता है इस पर प्लस चार्ज आता है, और पोटेशियम पर भी प्लस, और OH पर क्या आता है, माइनस चार्ज। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जब वनस्पति तेल की क्या होती है, क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, साबुन बनता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। तो यहाँ पे स्टीएरिन, जिसका सूत्र क्या है, ये दिया हुआ CH2COO C17H35 CH, यहाँ पर देखिए CH2 दिया है, यहाँ पे CH है। इस चीज़ को आप बोर्ड में ध्यान रखना। ठीक, तो CH2 है, CH COO C17H35, बाकी यहाँ पर भी CH2 COO C17H35, ये सब चीज़ आपको दिया। इसका नाम क्या है, स्टीएरिन। इस फार्मूला को आपको याद करना होगा, प्लस 3NaOH। अब यहाँ पे बात आई कि 3NaOH हमने क्यों लिया।
देखिए यहाँ पे CH2COO, CHCOO, CH2COO, ठीक, ये सब चीज़ जो आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि CH2 ये जो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, मतलब पूरा मिला के यहाँ पर जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो कार्बन के बहुत ज़्यादा, लेकिन ये CH2 CH जो आपको कार्बन कार्बन के बीच में बंद दिख रहा है, ये 3 ही बंद दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सोडियम के हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब क्या करेगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ आखिर में है क्या, ठीक, तो आखिर में क्यों हमारा ये सब ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इस बात को अगर हम लोग दूसरे तथ्य के हिसाब से लिखें, तो अगर हम लोग देखें तो C17H35COO, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से एसिटिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इतना जो ग्रुप है पूरा तीनों में, ये क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उस पर ऑक्सीजन पे आएगा क्या, माइनस चार्ज, उस पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ठीक। और इस सोडियम पर क्या आता है, प्लस चार्ज। तो सोडियम के 3 अणु क्या करेंगे, एक अणु यहाँ पर आके अटैच होगा, एक अणु यहाँ पर आके अटैच होगा, एक अणु सोडियम का यहाँ पे आके अटैच होगा। तो तीनों अणु यहाँ पे आके अटैच होके C17H35COO ये बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बचेगा क्या, CH2 इसमें बनेगा, बचेगा CH इस पे और CH2 इस पर, तो OH एक यहाँ पर आ गया तो CH2OH हो जाएगा, फिर एक OH यहाँ पर आ गया CHOH हो जाएगा, फिर एक OH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से एक ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो ये साबुन बनने की प्रक्रिया होती है। ये फार्मूला आपको याद रहेगा और ये ध्यान रखना कि 3NaOH, और सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज, इसलिए क्या होते हैं, अटैक करते हैं, ठीक। तो इस साबुनीकरण की प्रक्रिया थी। अब हम लोग देखेंगे अगले रिएक्शन को। अब ओजोनीकरण के बारे में अगर हम लोग देखें तो एथिलीन ओजोन के साथ संयोग करके एथिलीन ओजोनाइड बनाता है, ठीक। पुनः एथिलीन ओजोनाइड जल के साथ अभिक्रिया के फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। इस चीज़ को देखना है। तो ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन कब होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, वो ऐसे मान लो जुड़े रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे। तो यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ओजोन हो गया। और ये क्या है, एथिलीन। अब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, द्विबंध है। द्विबंध है तो अब ये ऑक्सीजन पर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेंगे, इस वाले कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ अगर अटैक कर लिए तो यहाँ पे जो बांड होगा वो क्या होगा, टूटेगा। बांड टूटेगा किसका, इस वाले कार्बन का बांड टूटेगा, और वो बांड क्या होगा, इसका मतलब अगर मान लो कि एथिलीन है, एथिलीन है आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक, एथिलीन आपको ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 बॉन्ड कार्बन का क्या हो गया, खाली हो गया। क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसकी 3 संयुक्ता पूरी हो गई और एक संयुक्ता अभी भी क्या है, खाली है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से आके जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन जो है ये क्या होगा, इस वाले कार्बन से आके जुड़ेगा। और इन दोनों ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन पहले से ही आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एथिलीन ओजोनाइड का निर्माण। अब इस एथिलीन ओजोनाइड से हम लोग क्या कराएंगे, पानी का अभिक्रिया करवाते हैं। इस एथिलीन ओजोनाइड से हम लोग क्या कराते हैं, पानी का अभिक्रिया कराते हैं। अब पानी का अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए HCHO फार्मल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर फार्मल्डिहाइड का हम लोग सूत्र बनाने की कोशिश करें, फार्मल्डिहाइड का अगर सूत्र हम लोग बनाने की कोशिश करें तो कुछ सूत्र ऐसा होगा, ठीक। फार्मल्डिहाइड का सूत्र ऐसा होगा, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये सेम चीज़ है, ठीक। अब अगर इसको बनाने की तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब इस चीज़ को सोचने की कोशिश आप करो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का के बीच में एकल बंध आपको दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक ना, वो क्या है, कम यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा कि ये एकल बांध क्या होगा, टूटेगा। इस एकल बांध
को क्या होगा, टूटना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो यही ऑक्सीजन मुक्त होकर H2O2 बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो गया तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, तो H2O2 बनता है और ये फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कार्बन हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना आपको दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब 2 हाइड्रोजन हो गए, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन भी हो गए ये वाले। ठीक, अब और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बंध होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ क्या होते हैं, जुड़ी होती है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का चित्र हो गया, मतलब इसका सूत्र संरचना हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बंध। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसलिए इसको क्या बोल दिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया को। तो योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाएंगे, केवल एक पदार्थ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, उदाहरण के तौर पर अमोनिया ले लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। ठीक, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर इससे अभिक्रिया होती अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड की, क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे आपको डिफिनीशन से समझ में आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लो कि 2 पदार्थ हमने ले लिया, एक अमोनिया गैस हो गया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि पदार्थों का योग होगा और उनके योग के फलस्वरूप केवल एक पदार्थ बनेगा। तो इसलिए जो पदार्थ की मात्रा होगी केवल एक ही पदार्थ बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो अगर इस अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है। तो अब ये क्या है, धातु है। तो धातु अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील। तो धातु क्या करेगा, इस अधिक क्रियाशील होने के कारण इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, जो कि गैस के रूप में क्या होता है, निकल जाता है बाहर। ठीक, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक, इस अभिक्रिया को हम लोग सजातीय श्रेणी, इस अभिक्रिया को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। वहाँ पे जो जिंक होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है। ठीक, इसलिए क्या करता है, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जो कि जिंक अधिक क्रियाशील है और इस प्रकार यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं और उसका स्थान खुद ले लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील ग्रुप को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब हम लोग देखते हैं अगले रिएक्शन को। इस अभिक्रिया में जो वुड्स अभिक्रिया आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, जब किसी मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथेन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड या फिर एथिल क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोराइड जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमको सीधे क्या करना है कि हैलोजन ग्रुप मेथिल के साथ कोई भी जुड़ा हुआ ले सकते हैं। मतलब अगर इसका नाम लें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड अगर लेते हैं और उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क स्तर की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लो कि एल्किल हैलाइड की जगह पर हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3Cl। तो यहाँ पे जो कार्बन है इस पर आता है प्लस चार्ज और इस क्लोरीन पर आता है प्लस माइनस चार्ज। और यहाँ पे जो सोडियम आपको दिख रहा है, ठीक, सोडियम दिख रहा है, ये कैसे हैं, प्लस चार्ज वाले, ये क्या है, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज अधिक क्रियाशील होने के कारण
नेगेटिव चार्ज पर क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे NaCl का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब ये CH3 का कितना मालिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 मालिक्यूल्स, 2 मालिक्यूल्स हो जाएंगे। अब ये CH3 पर क्या आ जाएगा, 2 मालिक्यूल, तो CH3 एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया, दूसर का CH3 प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, इस कार्बन की क्या है, इस कार्बन के पास अगर हम लोग देखें तो क्या है, एक वैलेंसी खाली है, इस कार्बन के पास भी क्या है, एक वैलेंसी खाली है। तो अब यही दोनों जो बांड हैं जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं, CH3 मतलब एथेन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखेंगे मेथिल क्लोराइड यहाँ पर आपको दिख रहा है और इस सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, तो मेथिल क्लोराइड जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो एथेन बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड जब हम लोग लेंगे और सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा जो कि किससे रिएक्शन करेगा, इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके NaBr बना लेगा। और C2H5 के कितने मालिक्यूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 मालिक्यूल्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक C2H5, फिर यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन की वैलेंसी खाली होगी। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो CH3CH2 लिखा हुआ है, C2H5 ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इससे क्या है, Br अटैच है, इस Br पे माइनस चार्ज, इस पर क्या है, प्लस चार्ज। अब इसके कितने अणु है, 2 अणु हैं, तो फिर क्या होगा, अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर Br के 2 अणु तो सोडियम के साथ निकल के 2NaBr बना लिए। अब इसके 2 अणु क्या हो गए, बच गए। वही 2 अणु हमें क्या दे रहे हैं, CH3CH2CH2CH3 जो कि क्या है, ब्यूटेन है। यही चीज़ आपको ब्यूटेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए और ए दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो ये ब्यूटेन का निर्माण होता है। यही जो 2 ग्रुप हैं ये जुड़ कर क्या बन गए, एक ग्रुप ये हो गया और ये यहाँ पर 2 लिखा है इसलिए 2 ग्रुप हो गया और इनके बीच में बांध जुड़ गई है। ठीक, तो इस प्रकार ये ऊर्स अभिक्रिया का निर्माण होता है। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 9वां रिएक्शन हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इस चीज़ को जानने से पहले हमको जानना क्या होगा कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे मालिक्यूल्स, ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जो कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, उस यौगिक को, उस तत्व को, उस मालिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। इसमें केवल हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, इस बात को आपको समझ लेना है। इतना बात क्लियर। अब कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन की संयुक्ता क्या होती है, 4 होती है। ठीक, इस बात को आप लोग जान लो। तो कार्बन की संयुक्ता यदि 4 होती है तो कार्बन क्या बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। कितना बंध बनाएगा, 4 बंध। ठीक, कार्बन कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। तो कार्बन यदि चारों बंध जो बना रहा है, जैसे कि मान लो कि अगर हमने 2 कार्बन का कोई संरचना ले लिया जो कि आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये हमने 2 कार्बन की संरचना ले ली। तो अब इस कार्बन की जो चारों बांड है वो क्या है, बनी हुई है। 3 बांड इस कार्बन की, 3 बांड जो है वो हाइड्रोजन से दिख रही है आपको यहाँ पर, ये 3 बांड हाइड्रोजन से आपको दिख रही और एक बांड इस कार्बन, दूसरे कार्बन से आपको बनी हुई दिख रही। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या बंध दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है। तो ये जो एकल बंध दिख रहा है आपको, इसका मतलब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त। क्या बोलेंगे, संतृप्त, संतृप्त बोलेंगे। ठीक, तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है, तो ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो इस तरीके की हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त। और यदि दूसरे हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अगर आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो CH2CH2, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है हाइड्रोजन के योग के कारण,
ठीक। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर निकिल है जो कि किस तरीके का काम कर रहा है, उत्प्रेरक। अब बात यहाँ पर आती है कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। मतलब अभिक्रिया आपका तेजी से हो रही है कि धीमे से हो रही, एक किस पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक। तो यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है। अगर इसका नाम हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये क्या है, एथीन है, एथीन है। और ये क्या है, एथेन, एथीन है, एथेन है। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कि रिएक्शन कर रहा है निकिल की उपस्थिति में। अब हम लोग देखेंगे अगले रिएक्शन को। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण का मतलब जल यहाँ पर आ गया। तो इस जल को जिस अभिक्रिया के माध्यम से, जैसे कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है, चाहे जो भी अभिक्रिया, उसमें यदि पानी बाहर निकल रहा है तो एक प्रकार का निर्जलीकरण अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वो उदाहरण होगा। ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल लेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का मतलब ये फास्फोरस हो गया, इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए, 5 ऑक्साइड ग्रुप जुड़े। तो 5 ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो इसलिए इसको पेंटा ऑक्साइड बोले। 5 के लिए पेंटा वर्ड का यूज हुआ है। की उपस्थिति में गर्म करने पर इसके 2 अणु में से जल का 1 अणु बाहर निकलता है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल कितना है, 2 एसिटिक अम्ल है। ठीक। इसमें से क्या निकलता है, जल का 1 अणु निकलता है तथा एनहाइड्राइड बनाता है। ये क्या है, एनहाइड्राइड। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। तो यहाँ से पानी निकल रहा है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है जो कि क्या है, एक दुर्बल अम्ल। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब यहाँ पर से क्या होता है कि पानी निकलता है। अब इस अभिक्रिया को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग देखिए। CH3COOH, इसके कितने मालिक्यूल्स हैं, 2 मालिक्यूल्स। तो मान लो कि एक ये मालिक्यूल्स हो गया, एक और मालिक्यूल्स हमने क्या कर दिया, ऐड करा दिया। ठीक। अब ऐड करा दिया तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इस कार्बन पे क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये दोनों चीज़। अब आपका कहना क्या होगा कि ये जो माइनस माइनस चार्ज है और प्लस प्लस चार्ज है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। एक तरीके का क्या है, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर अगर इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर भी माइनस चार्ज आ गया, तो एक तरफ देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज। तो ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे कि जो माइनस ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ तक आप देखिए इन दोनों रिएक्शन में, यहाँ तक तो एक चीज़ आपको मिले, CH3CO इसमें भी दिख रहा है, CH3CO इसमें भी दिख रहा है। ठीक। तो इसके 2 अणु हम लोग ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। ठीक। 2 अणु अगर हम लोग ले लिए तो लगभग कैसा हो जाएगा, वो आपको किसी इस तरीके से आपको देखने का मिलेगा। इसके 2 अणु हो गए। ठीक। अब इसके 2 अणु का मतलब क्या होगा कि इसके 2 अणु क्या होंगे, आपस में बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपस में बंध बनाएंगे। अब इससे क्या हमारा जुड़ के मिलेगा, जैसे इसके 2 अणु हो गए तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये आपको 2 अणु हो गए तो इसका मतलब एक ये हो गया और एक ये, इस तरीके से बंध बना लिया। तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये केवल एक ही बंध इस कार्बन से बनाया हुआ है। इस कार्बन से क्या है, एक ही बंध बना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा है। ठीक। इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन ये वाला मुक्त हुआ, एक हाइड्रोजन मुक्त हुआ और एक ये हाइड्रोजन, ये तीनों मल के क्या बना लिए, पानी का। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पानी मुक्त होगी अम्ल से, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देखने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि आखिर में हेलोफॉर्म होता क्या है। तो हेलोफॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्रुप होता है जिसमें कि क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब यौगिक होते हैं। ये सब जो अणु होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। जिस ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं, इन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते, इस एटम को क्या बोलते हैं, हेलोजन। ठीक। तो एथिल अल्कोहल का जब रिएक्शन हम लोग हेलोजन से करवाते हैं NaOH के साथ गर्म करते हैं, चूँकि आयोडीन क्या है,
एक हैलोजन है और एथिल अल्कोहल एक क्षार है। इसका रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ कराते हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्षार है। इसको NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो इन जब तीनों का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे CH3 जो कि क्या है, आयोडोफॉर्म, एक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोडोफॉर्म लिख सकते हैं। तो एक इसका उदाहरण हो गया, एक हेलोफॉर्म का ही उदाहरण है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर एथिल अल्कोहल, आयोडीन और NaOH इन तीनों का हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया बोलेंगे। अब हमारा आयोडोफॉर्म तो क्या हो गया, बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिए तो सोडियम की कितनी अणु है, 6 अणु है, और आयोडीन की कितनी अणु, 4, 2। आयोडीन के आपके पास कितने अणु दिख रहे हैं, 4 दूनी 8 अणु। तो हेलोफॉर्म बनाने में तो आयोडीन के 3 अणु खर्च हो गए। अब इसके पास कितने अणु बचे, 5 अणु। तो 5 हम लोग सोडियम के साथ क्या कर देंगे, आयोडीन का ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3 बन गया। फिर अब इसके 5 अणु बचे, तो जो कि क्या हो गए, सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनसे 5 अणु क्या हो गया, जल का मिल गया। और ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, CH3COO को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। इसके आगे सोडियम लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल से, ठीक, एथिल अल्कोहल से हेलोफॉर्म बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। ठीक, हेलोफॉर्म का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग हेलोफॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे आए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।